हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UGCRA 2.0 में। और हम लोग आज जैसा कि लगातार सेट चल रहा है अभी प्रीवियस ईयर्स बिहार एसएससी का, तो आज हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे। और आज का क्लास रहेगा, आज का क्लास 20 से है 20। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब बेल आइकन बटन को दबा लें। जो बच्चे प्रत्येक दिन वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट, छात्र एवं छात्राएं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं और सीधा पतली गली से निकल जाते हैं, तो लाइक करना ना भूलिए। इससे पहले ही आप लोग लाइक कर दीजिए ना, कोई हमें लाइक से मोटिवेशन मिलता है। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ हमें एक लाइक चाहिए, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और जब वीडियो एंड हो आप निकलिएगा तो इंस्टाग्राम फेसबुक में जाते ही थोड़ा सा इसे शेयर कर दीजिएगा, मोटिवेशन और दुगना बढ़ जाएगा उसके साथ। और इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लेक्चर देना भी ठीक नहीं है दोस्त, आप लोग बोलिएगा कि टाइम खाली पास करते हैं, कुछ करना तो है नहीं। तो चलिए अब इसका पहला नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। और हमें जवाब देने से पहले आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा, मन में ही जवाब दीजिए लेकिन दीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। यहाँ पर हो जाता है परावर्तन। क्या हो जाता है? परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन जो है वो प्रकाश की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है, न कि महासागरीय गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चूंकि ये क्यों सही हो, चूंकि यहाँ नहीं करता है पूछ रहा है ना, करता है रहता तो इसका बदल जाता ऑप्शन, नहीं करता है इसलिए परिवर्तन हो। नेक्स्ट सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि चार ऑप्शन में से कौन सा लोक नृत्य है जो असम की चाय जनजाति हो। जैसे चाय जनजाति असम में पाया जाता है, चलो यहाँ से भी क्लियर हो गया दोस्त कि असम में एक चाय जनजाति पाया जाता है और वहाँ पर लोक नृत्य किया जाता है। तो कौन सा लोक नृत्य होता है? तो यहाँ पर होता है लोक नृत्य आपको झूमर होता है। क्या होता है? झूमर। झूमर नृत्य कह सकते हैं इसको। हमको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है कि द अदर, और इसका पीडीएफ भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। वहाँ से प्रत्येक दिन क्लास एंड आप होने के बाद जो है से अपलोड होने के 1 घंटा बाद आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। मैं आप लोग से अगर पुस्तक के आपको नाम की आवश्यकता है तो मैं इसके लिए एक अलग से एक वीडियो डालूंगा। प्रत्येक इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में बार बार रिपीटेशन हुआ है पुस्तक के नाम से रिलेटेड लेखक, उसको मैं आपको कवर करा दूंगा। फिलहाल इसका जवाब क्या हो जाएगा? द अदर साइड ऑफ साइलेंस है, यानी कि वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उर्वशी बुटालिया। क्या हो जाता है? उर्वशी बुटालिया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है भाई। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है, ऑर्थोपोड जिसे हम लोग बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सहस्त्रपाद। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये सभी लोग जानते होंगे और आप लोग को याद भी होगा। तो हमारे साथ एक रिवीजन के तौर पर प्रत्येक दिन जुड़े, 8:15 बजे आपके सामने वीडियो उपलब्ध रहता है और इसके लिए नोटिफिकेशन ऑल पर दबा के रखिएगा, वीडियो छूट ना पाए। टाइम पे आप लोग रेडी रहिएगा। आपको 15 से 20 मिनट में आपको 70 से 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन इसका क्या, आप लोग जवाब दीजिए कि प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग से मैं इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कल जवाब दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। इस तरह से आप लोग जवाब दे सकते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है, कि कितना नंबर ऑप्शन होगा। मैं जानूंगा कि आप लोग कितना सही कर पाए। ठीक है दोस्त, ये आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था। क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वो हो जाता है आपका 1743 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाता है। 1743 ईस्वी में भारत आया था।
नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। चार ऑप्शन है, जैसे कब्जा संधि कंधा से है, अंचल संधि कोहनी से, धुराग्र संधि सिर गर्दन से, या कंदुक जो है उन्मुख संधि ऊपरी जबड़ा और सिर से। तो ये भी नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हो सकता है कि एग्जाम में इस बार पूछा जाए। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जोड़ा सही है। धुराग्र संधि जो है सिर गर्दन से रिलेटेड है। थोड़ा सा गला फंसा हुआ इसलिए आवाज नहीं निकल रहा। दो थोड़ा सा आप लोग आवाज का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। कह रहा है कि भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन है। तो हो जाता है आपका केन बेतवा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्रवाद यंत्र तत्रवाद यंत्र यानी इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश हमें थोड़ा सा नॉलेज नहीं है। मैं इसे हिंदी पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्रवाद यंत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चार ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा सवाल और नया सवाल देखने को मिला, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा जंतर। क्या हो जाता है, जंतर। और नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सवाल है, मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली आई हुई है बेल्ट्रॉन के माध्यम से। तो आप लोग उसे भी विज्ञापन देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हालांकि मैंने उसे पोस्ट डाला था, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। और 20 जनवरी से इसका ऑनलाइन आवेदन होगा, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं इसमें जो है, सॉरी सॉरी दोस्त, 20 फरवरी से होगा। इसमें है क्या, आप लोग 12th पास जो बच्चे स्टूडेंट है जिनके पास एडीसीए का डिग्री है, जिनके पास साल भर का जो है ना एडीसीए का डिग्री है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप लोग जो है से एडीसीए का डिग्री होना चाहिए और 12th पास हो, वो बच्चे जो है से फॉर्म भर सकते हैं 20 फरवरी से। तो बिल्कुल आप लोग विज्ञापन देख लीजिएगा। फिलहाल जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। बहुत ही अच्छा इसमें प्रश्न लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है। तो अपने दोस्तों को भी बताएं, आप भी पढ़े, अपने दोस्तों को भी बताएं, उनसे जले नहीं। तो कम से कम आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसमें आप लोग जितना वीडियो देखते हैं कम से कम उससे आधा भी लाइक नहीं आप लोग कर पाते। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, कम से कम लाइक कर दिया कीजिए ना, थोड़ा सा समय मिले लाइक बटन को दबा देना है। चलिए आगे सवाल है आपका कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी फाउंडिंग फादर हम लोग इसे कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में किसे जाना जाता है। तो और यानी हम लोग माना जाए तो अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं, क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, हम लोग घूम जाए, हालांकि घूमेंगे नहीं। अर्थशास्त्र के रूप में किसे जाना जाता है, जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, जॉन मेनार्ड किन्स। क्या हो जाता है, जॉन मेनार्ड किन्स हो जाता है। और नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसमें से गलत ऑप्शन को चुनना है। तो उन्हें बहुत पसीना आता है, ये ऑप्शन गलत है बाबू। ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, उन्हें बहुत पसीना आता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल आपका है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद, यानी महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी भारत दक्षिण अफ्रीका से कितना ईस्वी में आए थे, तो 1915 ईस्वी में आए थे। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर। नेक्स्ट है इसी में और हम लोग पढ़ेंगे कि 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया। तो मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ। आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और यहाँ पर खाली जगह, को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको जो है सर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाता है, 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, किस वर्ष में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? कह रहा है कि किस वर्ष में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे 1990 ईस्वी, 1990 ईस्वी। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यरवदा। क्या हो जाता है? यरवदा जेल में भूख हड़ताल की थी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों एक आवश्यक सूचना कि अभी जो हम लोग एस के झा जो सर पढ़ाते थे उनका चैनल को किसी कारणवश जो है सरकार, हालांकि इलीगल ऑप्शन कुछ है नहीं, और उन्होंने अभी ब्लॉक कर दिया, तो उसे उसके लिए जो है हैशटैग आप लोग प्रयोग करें। सर का एक नया चैनल बनाया गया है एस के झा न्यू, और सर के माध्यम से आप लोग देखें कि किस दिन जो है हैशटैग का प्रयोग करना है। आप लोग जाकर जोड़ कर हैशटैग का प्रयोग करें। सर के चैनल वापस आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए रेलवे से संबंधित बहुत से एग्जाम के लिए वहाँ पर बेस्ट प्लेटफॉर्म था तैयारी कराने के लिए। हम लोग को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग के लिए रेलवे गुरु एस के झा जाने जाते हैं रेलवे से। खैर ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेता में से एक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट नंबर सवाल है, 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किस सेना के बीच लड़ी गई थी? तो सही जवाब हो जाएंगे जापानी, यानी 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच लड़ी गई थी। हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो में हो जाता है, तो आप लोग बोर हो जाते हैं ना, देख नहीं पाते हैं। सवाल है कि उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो उड़ीसा के आपको सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा के कोरापुट जिले में पूर्वी घाट सबसे ऊंची चोटी स्थित है, कोरापुट है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम महिला आदिति अशोक थी। कौन थी? आदिति अशोक थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? इसमें बहुत बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप लोग गूगल चलाते होंगे ना, क्रोम, उस पर नेट पर सर्च मार लिया खरीफ फसल रबी फसल किसे कहते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उसका लिस्ट आ जाएगा। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्या हो जाएगा आपका मूंगफली हो जाएगा। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सी खरीफ की फसल है? मूंगफली। जो मूंगफली की जो फसल है जून से जुलाई के में बोई जाती है मध्य में, और यह खरीफ की फसल है। इसके लिए क्या होता है, दमोट मिट्टी की सर्वोत्तम रहती है। दमोट मिट्टी में ये मूंगफली उपजाई जाती है। और इसके से संबंधित मैं क्या बोलूँ, जैसे गुजरात, गुजरात है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। गुजरात जो है ये भारत में है, और गुजरात जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ से हम लोग क्लियर कर लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? मैं शायद कल ही क्वेश्चन में आपको बताया था, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से जवाब जरूर दिए होंगे। बैरोमीटर। क्या हो जाता है? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पुणे पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये भी सवाल रिपीट हो रहा है। जो बच्चे प्रत्येक दिन क्लास देख रहे हैं तो क्लास में क्वेश्चन रिपीट होते जा रहा है, तो जरूर आपको याद होगा। 1932 में महात्मा गांधी और
ये आपको सही आंसर इसमें हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्त। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मिसलेनियस सेट है, इसमें आपको साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा है अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे होता है ना किसी किसी को मिर्गी चक्कर आ जाता है, तो उससे कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है। तो इसका आंसर सही हम लोग जानेंगे। मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है, उसमें मस्तिष्क ज्यादा प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल आ गया दोस्त। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, यानी यहाँ से बनता है कि नर्मदा नदी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो ये आपको निकलती है अमरकटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, तो अमरकटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के जो चिन्ह है, प्रतीक जिसे हम लोग बोलते हैं ना, तो प्रतीक को निम्नलिखित में किस वर्ष अपनाया। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 2010 इसमें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और हम लोग आंसर भी देते चलेंगे फटाफट कि हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है। हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में स्थित है। कहाँ में स्थित है, केरल में स्थित है। मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि केरल के मुख्यमंत्री अभी कौन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्य आय आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सफल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर के बीच है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, मैं इसका आंसर बता देता हूँ क्या हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है तो यहाँ हो जाता है ऑप्शन नंबर ए $3 996 से लेकर डॉलर क्या हो जाता है 12.375 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है। पीर बुधान याद रखिएगा कि भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है। ये आपको लगता है मध्य प्रदेश में। कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। बहुत ही अच्छा संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। किसके पास होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्त, सवाल है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। तो सही जवाब आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी विंबलडन। क्या हो जाता है, विंबलडन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है। निम्नलिखित ये 4 ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा सवाल है, अक्सर एग्जाम में बच्चे को कंफ्यूज करते रहता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रेडॉन जो है ना सबसे भारी गैस, इस ऑप्शन में। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका, अब एग्जाम में भी आएगा ना तो इसी तरह से क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी रहेंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है अगर एग्जाम में रिपीट करता है तो उसका ऑप्शन भी चेंज नहीं होता है। सवाल है कि महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स, कह रहा है कि महान बल्लेबाज कमेंटेटर डीन जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने यानी कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में का प्रतिनिधित्व करते थे। यानी कौन से कहाँ में प्रतिनिधित्व करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते थे कौन, महान बल्लेबाज कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका निधन कब हुआ 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने से। आगे क्या है सवाल, समझ रहे हैं स्टूडेंट लोग ना। बिल्कुल आप लोग माइंड फ्रेश करके पढ़ा कीजिए, तो थोड़ा इधर उधर के चक्कर में मत रहिए। मोबाइल चलाइए तो एकदम ओनली फोकस। और नीचे जो है ना आप लोग मोबाइल को पूरा डिस्प्ले करके देखिएगा। नीचे से आप लोग यूट्यूब में स्क्रॉल नहीं करते रहिएगा, ऊपर पढ़िएगा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो माइंड से बाउंस कर जाएगा, याद भी नहीं होगा, बोलिएगा कि टाइम पास कर लिए। तो वैसे वीडियो को पूरा फुल डिस्प्ले में देखना है। क्वेश्चन है कि राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया। क्वेश्चन है कि राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे सामुदायिक विरासत का अनुसरण किया। किसका, सामुदायिक विरासत का अनुसरण किया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
जहाँ पर डिस्कशन की जरूरत पड़ेंगे ऑप्शन के, वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करें। तो जो बच्चे अगर रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो उनको ये क्वेश्चन जो है रिपीटेशन होते रहता होगा तो उनको याद हो जाएगा। फिलहाल जहाँ जरूरत हो वहाँ करेंगे। क्वेश्चन जानते हैं आगे कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत ही अच्छा सवाल कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन से परिचित होंगे, महापौर। ऑप्शन नंबर बी, महापौर करते हैं। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो आप लोग जानते होंगे कि कौन बने, अभी हाल ही में चर्चित में रहे हैं। इनसे सभी लोगों को चेहरा याद होगा। नीतीश कुमार जी हैं, जो नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये कितने बार मुख्यमंत्री बन गए, आपको 9 बार जो है से 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। शायद हमें याद है कि 9वें बार जो है से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लिए हैं। ये अभी कौन से पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, भाजपा पार्टी, बीजेपी से अभी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, अभी आप लोग बताइए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। मैं हाल ही में कम्युनिटी पोस्ट में आपको डाला था, तो बहुत से बच्चे लोग अच्छे आंसर दिए थे, कुछ लोग कंफ्यूज थे। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन बने, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। जानते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो सही आंसर हो जाएंगे अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था। क्या है तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था। तो सही जवाब आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सीरी। क्या था, सीरी था। नेक्स्ट सवाल है, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है। देखिए पुस्तक से जो है ना आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछना ही, क्योंकि ऊपर भी क्वेश्चन था नीचे भी आया, तो याद रखेंगे। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी। हम लोग टारगेट बनाकर पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे। क्वेश्चन है कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धर्मशालाएं कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धर्मशालाएं कहा जाता था। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे दोस्त। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग गया, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए आ गए दोस्त। क्या है क्वेश्चन कि कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है। कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे आपको सीरिया बना है। क्या बना है, सीरिया बना है। आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग आगे सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी अभी भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कितना है 10,900,000 करोड़, सॉरी 10,900 करोड़, मैंने कंफ्यूज हो गया, 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी, असम। किस राज्य को समर्पित किया है, असम। असम की राजधानी दिसपुर। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है। भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। क्या हो जाता है, बांग्लादेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फेमिना फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है। बहुत ही अच्छा सवाल। तो ये जीता है नंदिनी गुप्ता। किसने जीता है, नंदिनी गुप्ता जीता है। ऑप्शन नंबर है ए फॉर एप्पल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में यानी भीमराव, इसे थोड़ा सा जो टाइपिंग किया ना यहाँ पर एरर हो गया, भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका सही जवाब हैदराबाद में। कहाँ में हुआ है, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्त
सवाल है कि जी20 में कृषि वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है, यानी आयोजित हो गई। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर सेट है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में हुआ है। कहाँ में हुआ है? वाराणसी में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि विश्व में चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? चगास रोग जो है हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएंगे आपको 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है आपको, निम्नलिखित में से किन देशों ने बाला बालिकाता नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकाता नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो सही जवाब हो जाएंगे अमेरिका और फिलीपींस। अमेरिका और फिलीपींस। नेक्स्ट नंबर सवाल है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अमन सहरावत ने जीता। किसने जीता है? अमन सहरावत ने। हम लोग क्वेश्चन आज ज्यादा लेकर आए हैं। पिछले किसी कारणवश जो है क्लास कट जाने की वजह से वीडियो शॉर्ट हो गया है, जिसमें 40-40 क्वेश्चन कराया गया। इसमें हम लोग लगभग 80 क्वेश्चन तो लेकर आए हैं। चलिए हम लोग और जल्द से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर जो है आउटपुट डिवाइस में। दोस्त वीडियो को बीच में छोड़कर जाना नहीं है, क्योंकि काम की चीजें तो थोड़ा सा समय देकर पढ़ लेंगे, जाएंगे भी तो आप लोग वीडियो में। मैं जान रहा हूँ कि यूट्यूब में जैसे शॉर्ट वीडियो के चक्कर में लगे रहिएगा, तो फिलहाल आप लोग पढ़ लीजिए, काम की चीजें हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नमी की वंध्यता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? यानी किसके कमी के कारण जो है जो कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? सभी लोग जानते होंगे विटामिन ए की कमी हो जाती है ना, जिसके वजह से दृष्टि की समस्या होने लगती है। नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित अस्थियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एहुई सासाकावा। एहुई सासाकावा ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? सभी लोग जानते होंगे ना, तो फटाक से टिक लगाइए, क्या है? वेबर है, डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक जो इंजन है ईंधन के रूप में इस ऑप्शन में से किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही जगह, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। बी फॉर बाहुबली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा, बाहुबली के नाम लेके जो है ना थोड़ा एनर्जी आ जाता है, इसलिए मैं नाम ले लिया। क्वेश्चन है 56 नंबर की, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? कंप्यूटर से क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा माइक्रो वायरस। माइक्रो वायरस जो है कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है, इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे बी फोर क्या होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक सैप्रोफाइटिक कवक है? इनमें से यानी निम्न में से दोनों सेम ही है। इनमें में से कौन सा एक सैप्रोफाइटिक कवक है? तो सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर डी, पेंसिलियम। क्या है? पेंसिलियम। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल देखिए आ गया ना, ये तो आपको बाबू जान नहीं छोड़ेगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, आप लोग जैसे गूगल से सर्च करके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको वीडियो में किसी दिन जैसे कवरेज करा देंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा दूंगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है समझिए। यहाँ एक ईबी लिखा हुआ है कि किसके बराबर होता है? तो ये हो जाता है योटा बाइट से हम लोग बोलते हैं। ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1024 पीबी के बराबर होता है। पीबी मतलब क्या होता है दोस्त? पीबी मतलब होता है पेटाबाइट। क्या होता है? पेटाबाइट। यानी एक पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट होता है। और इसका थोड़ा सा लोचा टेढ़ा है, आप लोग देख लीजिएगा इसे। फिलहाल मैं आपको करा ही दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? कह रहा है ना कि वाहनों में रियर व्यू विंग यानी हम लोग आगे देखने के लिए किस प्रकार के मिरर का उपयोग
करते हैं, दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सही जवाब आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है, ये भी जाना सा क्वेश्चन है ना, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ये सभी लोग जानते होंगे, 273 तो मारेंगे ही ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन गलत। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कह रहा है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्त यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, कौन सा इसका आंसर में दूँ। आप लोग से मैं इसका आंसर जरूर मांगूंगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, हमें पूरी तरह से इसके मैं संकोच में हूँ। आप लोग इसे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, 60 नंबर का क्वेश्चन लिखिएगा इस तरह से, और इसका आंसर दीजिएगा कितना जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है दोस्त, हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना होता है? यहाँ पर हो जाता है आपका 2 मिनट का, क्या हो जाता है? 2 मिनट का होता है। नेक्स्ट सवाल है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? ग्रेनाइट चट्टानें जो है वो आपको आग्नेय चट्टान होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है आपके सामने, इसरो इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, GSAT-7A। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इस वीडियो को कम से कम लाइक, आप वीडियो देखते हो उससे आधा भी नहीं होता, आप लोग लाइक करना ना भूलेगा। लाइक कीजिए, हमें लाइक से मोटिवेशन मिलता है। मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ कि लाइक आप लोग नहीं करते, सिर्फ आप लोग यूट्यूब में स्क्रॉल करने में लगे हुए रहते हैं। लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप लोग स्क्रॉल करते रहिए, नहीं मानिएगा तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, पढ़िए, किसी भी तरह से पढ़ाई होना चाहिए। क्वेश्चन है 64 नंबर, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा सुरक्षा। इसमें काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराया गया है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के पास, किसी के रिश्तेदार के पास भी शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों के आधार बनता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले कई चीजों का आधार बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे दोस्त कार्बन। क्या हो जाता है? कार्बन। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कार्बन। अब मैं जानूंगा कार्बन जो होता है ना, कार्बन का आप लोग परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है? आप लोग जो है 66 नंबर क्वेश्चन का होमवर्क जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, बिल्कुल हमें बताएंगे कि परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है। ठीक है दोस्त, और हम लोग आगे बढ़े इसी तरह से। अब देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस से रिलेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो डाला हूँ, आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाइएगा, उसका प्लेलिस्ट नहीं बनाया गया, वीडियो में जाइएगा, और लगभग 10 या 15 सेकंड का वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, वहाँ से आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि इनपुट डिवाइस कौन है, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, माउस जो है इनपुट डिवाइस है। क्या है? माउस जो है आपको इनपुट डिवाइस है, न कि आउटपुट डिवाइस। हम लोग आगे चलते हैं, और मैं इसको बता दूं, और अभी इनपुट डिवाइस से रिलेटेड जो है, अभी कीबोर्ड को आप लोग इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। कीबोर्ड, माउस हो गया, माउस तो यहाँ पर ऑप्शन में है, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉय स्टिक, लिख लीजिए कहीं कॉपी पर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इनपुट डिवाइस आपको कौन कौन है? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉय स्टिक, वेब कैम, बार कोड रीडर, टच पैड, ये सब आपको इनपुट डिवाइस है दोस्त, लिख लीजिए। नहीं लिखे हो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं को दोनों को खाते हैं? पौधों और पशु दोनों को खा ही जाते हैं, तो उसका सही जवाब हो जाएगा सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाहारी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है, काफी दिन के बाद हमें नजर आया है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं तो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं ना इसे भी। विसरण चूंकि जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कंप्लीट कर देना चाहिए तो ठीक है। क्वेश्चन है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। विसरण जो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सी फॉर क्या होता है, कैट। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में बोस्टन की इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम पुरी। दोस्तों हमें भी अच्छा नहीं लगता कि कैमरा के पीछे जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आप लोग के सामने आकर मैं पढ़ा सकूँ। तो आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोग के सामने आगे आकर पढ़ा सकता हूँ। तो कैमरा के पीछे हो, आप लोगों को भी देखने में थोड़ा सा बोरिंग फील होता होगा, सुनने में। सामने रहेंगे तो आप देख भी सकते हैं और आपके कमेंट भी लाइव में आसानी से मैं देख सकता हूँ। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके लिए मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आता ही हूँ। और अभी ALP का जो साइंस का अभी सेट आपको चलाया जाएगा, मैं कब से बोल रहा हूँ, आपको शायद आपको सोमवार से सेट देखने को मिलेगा। ALP के रिगार्डिंग जो साइंस का स्पेशल चलेगा, जो आपको बिहार SSC SSC GD सब में आपको काम आएगा। क्योंकि साइंस अलग से पूछा नहीं जाता है, जो साइंस के क्वेश्चन आता है अक्सर हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो उसका जो से एक सेट आपको करा दिया जाएगा। उसके लिए टाइमिंग जो है से मैं आपको कल के वीडियो में शायद बता पाऊंगा कि ये तो आपको बिहार SSC का सेट जो है से रात्रि टाइम लिख लीजिए, रात्रि 8:15 बजे 8:15 पे वीडियो आपके सामने अपलोड हो जाएगा। किसी दिन किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो पाते तो उसकी सूचना जो है आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। आप लोग प्रीवियस वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा वीडियो बनाया गया प्लेलिस्ट में। प्लेटफार्म के बुक से भी बहुत ज़्यादा वीडियो बना दिया गया, तो आप लोग उसे आसानी से एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं। संडे को जो टाइम मिलता है ना, तो संडे में कभी 1-2 घंटा फ्री हो तो 2-3 वीडियो को देखकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गए ना। क्वेश्चन अभी बचा है। क्वेश्चन है आपके सामने, 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए किस नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। तो सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए, हर सर्किल की। नेक्स्ट है कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। साइकिल आप लोग चलाते ही होंगे, तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 जून। क्या हो जाता है, 3 जून, सी। अब 3 जून को साइकिल चलाने मत लगिएगा, साइकिल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO एक वैश्विक संगठन है, WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि WTO एक वैश्विक संगठन है, इतना तो क्लियर हो गया ना। लेकिन कह रहा है कि WTO के संबंध में निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, जो भी राम मंदिर बना है, योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ। नहीं, इसका क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, किरण रिजिजू जी, यानी बी हो जाता है, किरण रिजिजू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मंत्री परिषद का गठन नहीं करते। तो सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय सरकार के मंत्री। आगे चलते हैं दोस्त। आप क्वेश्चन आपके सामने है कि जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन आपका गलत है। इसका लक्ष्य जो है 2020 से 2023 तक योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के आखिरी सवाल है कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, लेकिन बिल्कुल आपको पूरी याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनता है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के ध्रुवी पर खोज करना था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और हो सके तो अच्छा लगा तो एक
आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक जरूर करके जाइएगा। चलते चलते इस दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए कि मैं आप लोगों के सामने लाइव आकर पढ़ाऊँ। थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग यूजी शेरा 2.0 के परिवार एक सदस्य होने के नाते इसे चैनल को थोड़ी सी आगे बढ़ने में हेल्प करें। बेस्ट ऑफ लक दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।